Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor at Study Capital. There is a very special announcement for you people. Since आप लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ बोले थे कि सर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोग के लिए. सो एज यू नो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से मेरा एमसीक्यू विजेता बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 1500 से प्लस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू हमारा रिवीजन भी होगा. सो दैट इज लाइक योर बूस्टर शॉट ताकि आपकी प्रिपरेशन पॉलिश हो सके. एंड इसी के साथ साथ देयर इज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर यू पीपल. आप लोगों के लिए रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का लाइव एक्सेस आपको दिया जाएगा. इट मीन्स कि आपका जो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स है दैट इज लाइक वेरी वीकेस्ट पार्ट जो सभी का होता है, आपको उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी लाइव और वो चीज़ आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप में अवेलेबल भी होगी. सो विद द मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 15 मॉक टेस्ट, देन आपको 1500 क्वेश्चंस, एनालिसिस, लाइव क्लासेस, मेगा गाइडेंस, ये सब मिलेगा. इसी के साथ साथ पीपीटीज, नोट्स, ये सारी चीजें मिलेंगी और भी पीवाईक्यूज, क्वेश्चन पीडीएफ्स आपको मिलेंगे. एंड विद दिस वेरी ग्रेट थिंग आपको रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का हमारी क्लासेस का एक्सेस भी दिया जाएगा. सो डू नॉट वेट, यू कैन डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप. उसमें आप लोग देखेंगे सीवीटी पीजी क्रैश कोर्स का एक सेक्शन बना होगा. आप उसको ओपन करेंगे, द विजेता बैच सीरीज आपको दिख जाएगी. There you will see the MMSC Psychology Vijeta Batch series. You can join right now. The price after discount is 1500 for you people. Thank you. Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor at Study Capital. Today here with me is Arnab, my student, जिसने TISC में अपना admission secure किया है with 2024 year and he has scored 290 marks out of 300 in CUET. So वो और भी JK पे select हुआ था. So without wasting any further time, let's begin with his introduction. Hi Arnab. हेलो भैया. Alright, तो अपनी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो. Whenever you comfortable, अगर आप इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, you can speak. ओके, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. तो मेरा नाम अर्नब मंडल है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ. तो आप अंटिल क्लास 6 से मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा था 12th तक. उसके बाद मैंने नीट के लिए कोचिंग लिया था, तो उसके लिए मैंने कोटा भी गया था, तो हो नहीं पाया. तो उस टाइम पे लॉकडाउन भी था. उस टाइम पे मैं थोड़ा सा सोचा कि क्या करना है, तो मैं फाइनली देखा कि साइकोलॉजी मेरे जो इंटरेस्ट है उससे मैच कर रहा है. तो उसके लिए मैंने साइकोलॉजी परस्यू किया 3 साल, बीएससी साइकोलॉजी वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से. उसके बाद सीयूटी पीजी देके अभी मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में मास्टर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि साइकोलॉजी आपने जैसा सेट कि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो आपने साइकोलॉजी और द सब्जेक्ट चुना. सो आपने ऐसा क्या देखा साइकोलॉजी में, आपने साइकोलॉजी क्यों प्रेफर किया, उस टाइम पे आपने क्या सोचा कि इसके करियर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है एटसेट्रा? हाँ, मैंने अगर जब भी इस क्वेश्चन के मैंने सोचा है थोड़ा सा, तो मेरे को एक्चुअली कुछ डेफिनेट जवाब नहीं मिला कि मैं किस लिए साइकोलॉजी में आया. तो थोड़ा सा ऐसा मेरे को 2-3 चीजें लगे कि साइकोलॉजी में काफी सारे फील्ड का चीजें एक साथ है. तो मतलब इससे मेरे को उससे इंटरेस्ट है कि काफी सारी चीजों को मैं एक साथ एक्सप्लोर कर सकता हूँ. और अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को कूल भी लगा था ये सब्जेक्ट कि काफी लोग थोड़ा सा इसके बारे में रिस्पेक्ट भी देते हैं. मतलब इतने इंडिया में तो इतना है नहीं, पर ओवरऑल लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट है इस बारे में. मेरे को भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, पर जिस चीजों के बारे में हमें सब्जेक्ट कूल लगता है उन पे में सच एक्चुअल में गलत है. क्योंकि हम लोग तो मतलब लगता है कि हम लोगों को दिमाग पढ़ पाएंगे, ये सारे खराब ध्यान मतलब मेरे अंदर भी था. मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है, बट बाद में पता चला कि नहीं कर सकते. पर इस सब्जेक्ट में रहने के लिए एक्चुअली काफी सारी अच्छी चीजें भी हैं जो हमको, जिसके लिए मैंने इसमें फर्दर स्टडी करना चाहा. ओके, तो दैट्स इट. ऑलराइट, सो अभी आपकी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? कॉलेज लाइफ बढ़िया चल रहा है. जैसे मुंबई नया जगह था, सारे लोग नए, 38 में लाइक एक मिनी इंडिया है. पूरे इंडिया से लोग आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो फॉरेन से भी आए हैं. ओके, तो लाइक काफी अच्छा है माहौल, अच्छा है कैंपस. की स्ट्रेंथ कितनी है लगभग? 70. ओके, 70 है. सो इसमें ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक स्टेट से आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है. हाँ, ऑलमोस्ट. ओके, तो मुंबई एज अ सिटी कैसे अच्छी लगी आपको? बहुत हैक्टिक है, बहुत ज्यादा लाइक ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत हौच पौच रहती है, कैसे आपको मुंबई लगा एज अ सिटी? बिकॉज यू नो कि कॉलेज तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बट आपको कॉलेज में तो 3-4 घंटे ही रहना है, बाकी टाइम तो आपको सिटी में रहना है. तो एक सिटी एक कितना इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज को चूज करते टाइम? मुंबई जैसे सिटी काफी एक्सपेंसिव है. मतलब इतना एक्सपेंसिव है किसी को नहीं पता था. नॉर्मल रूम भी रहना है तो 10,000 मिनिमम. राइट. और हॉस्टल भी नहीं मिल पाता वहाँ पे, क्योंकि
तो इसमें अभी हॉस्टल्स काफ़ी कम हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हम्म, तो इनकम का क्राइटेरिया रख दिया है, 1-2 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम है फैमिली का, तो नहीं मिल पाएगा हॉस्टल। और मुंबई सिटी ऑर्गेनाइज्ड है काफ़ी, और काफ़ी भागा-दौड़ी है, चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखेगा। हम्म। एंड ज़्यादातर बच्चों का ये है कि अभी तक हम लोगों को मुंबई अच्छा नहीं लग रहा है, पर लोग बोलते हैं कि धीरे-धीरे मुंबई से प्यार हो जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। लाइक अरेंज मैरिज। हाँ, ओके, सो एक पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट मेंशन किया कि हॉस्टल फैसिलिटीज उतनी में भी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। तो क्योंकि बहुत मुश्किल है, तो इट मींस कि जो भी लोग साइकोलॉजी में टेस्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, दे हैव टू बी माइंड मेक कि वो कहीं ना कहीं बाहर रेंट लेके ही रहेंगे, राइट? हाँ, और वो काफ़ी महँगा होगा। ओके, तो अभी आप बता सकते हो आपका करंट मंथली एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, सब कुछ एक ब्रेक डाउन कर सकते हो? अभी मैंने जो रूम लिया है, वो हम्म। मेरे को काफ़ी लकीली 5,000 में मिल गया। मतलब ओके। ये काफ़ी रेयर केस है। ओके। लोग 15-15 हज़ार, 12 हज़ार हर महीने रूम के लिए दे के रह रहे हैं। मतलब खाना हम्म। इंक्लूडेड नहीं है, ओके। बस रूम, लाइट बिल भी इंक्लूडेड नहीं है। ओह, ओके और ओके। तो एनीवेयर मेरा 5,000 का रूम है, फिर भी मेरा मंथली 15,000 के आसपास खर्चा हो जा रहा है। फिर हम्म। खाना भी काफ़ी महँगा है, और ऑटो जब पकड़ोगे तो मिनिमम 23 रुपीज़, हम्म। तो काफ़ी महँगा है। और बाकी कुछ लोग जो को तो 25,000 30,000 तक भी चले जा रहे हैं। हम्म। मतलब अगर हॉस्टल मिल जाए तो काफ़ी सस्ता हो जाएगा, हाँ, राइट। पर वो काफ़ी रेयरली मिल जाता है लोगों को। हमारे बैच से लाइक 10 लोगों को भी हॉस्टल नहीं मिला है। ओके, एंड जिनको मिला होगा प्रोबेबली वो उनकी इनकम के बेसिस पे मिला होगा, फैमिली इनकम के बेसिस पे। हाँ, फैमिली इनकम के बेसिस में। ओके ओके, तो एक हॉस्टल एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। दे ऑलवेज थिंक कि अगर कॉलेज है, पीजी कर रहे हैं, तो हॉस्टल लाइफ तो रहेगी, हॉस्टल तो मिलेगी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेस्ट में देयर इज चांस कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी ज्यादातर चांसेस है कि आपकी फैमिली इनकम 2 लाख से ऊपर होगी। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सीयूईटी प्रिपरेशन, कब आपने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली, और कब आपके दिमाग में थॉट आया कि चलो अब टाइम आ चुका है कि अब प्रिपरेशन शुरू करते तो मेरा पहले से एम टिस पे ही था। तो हैं? मैं नवंबर, अक्टूबर नवंबर के उस टाइम पे मैं टिस नेट जो एग्ज़ाम होता था, उसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। हम्म। तो उसके लिए जीके, रीजनिंग वो सब आता था, वो कर रहा था मैं। तो उसके बाद आया कि वो कैंसिल हो चुका है, अब सीयूईटी पीजी में का ही एग्ज़ाम होगा। हम्म। तो मेरे को लगा कि अगले साल जून में होगा एग्ज़ाम, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अभी से क्या करते हैं। फिर दिसंबर के टाइम पे ये फिर से नोटिस आया कि जो जून में होता था वो मार्च में होगा। तो इस टाइम पे मेरे को लगा कि अभी 3 महीने हैं, तो स्टार्ट करना पड़ेगा अभी पढ़ना थोड़ा सा। हम्म। और मेरे को लग रहा था कि मेरे को ऐसा चीज़ें आती नहीं थी उतनी अच्छे से। मतलब मैंने सेम के लिए चीज़ें पढ़ी थी, पर ओवरऑल उतना मतलब पढ़ के उस एग्ज़ाम देके भूल जाता था चीज़ें। तो उस टाइम पे मेरे को यूट्यूब से देख रहे थे कहाँ से कोचिंग ले सकते हैं, तो स्टडी कैपिटल मेरे को दिखा। वो भी दिसंबर के 25th के आसपास। तो मैं उस टाइम पे घर आया हुआ था। हम्म। तो मैंने देखा क्या कि, तो मैंने परचेज कर लिया कोर्स। और उस टाइम पे मैंने, आपके फर्स्ट बैच खत्म हो गया था शायद, सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला था। हम्म। तो फर्स्ट बैच के वीडियोस मैंने देखे, मतलब बिंज वॉच किए। लगभग दिन में 5-7 वीडियो देखे, 10 दिन में मैंने पूरा 5-7 वीडियो? ति- हाँ, मतलब दिन के 5-7 वीडियो देख रहा था मैं उस टाइम पे। मतलब थोड़ा सा तो मैं डर भी ऑलमोस्ट गया छह था। सात 6-7 घंटे तो आप वीडियोस में ही निकाल दिए थे उस टाइम पे। हाँ, उसका एक्स्ट्रा कुछ नहीं पड़ता था, बस मेरे को पूरे, मैं वीडियोज ही देख रहा था और थोड़ा थोड़ा नोट्स बना रहे थे। तो उस टाइम पे 25 दिसंबर से जनवरी के 5-7 तारीख तक मैं घर में था। उस टाइम पे देख लिया था, फर्स्ट पेज के वीडियोज सारे मैंने देख लिए थे। उसके बाद मैं वापस से कॉलेज गया अपना। तो उस टाइम पे मेरा सेम सेमिस्टर एग्जाम से, सेमिस्टर 5 का। हम्म। तो कॉलेज में जाके मैंने फिर मतलब इतना पढ़ा भी नहीं था उस टाइम पे, छोड़ दिया था मतलब प्रिपरेशन का। तो फरवरी तक मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे, फरवरी 9 तक। प्रैक्टिकल्स भी तो वो भी कर रहे थे, और कॉलेज में जाके ऐसा मैंने मतलब घूम फिर रहा था वहाँ पे, इतना प्रिपरेशन कर नहीं रहा था। मेरे को लग रहा था कि मैंने वीडियोस देख ली, मेरा प्रिपरेशन हो चुका है सच। तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हुए थे आपके, हम्म। वो दिया, पहला मॉक टेस्ट दिया। 130 मार्क्स आए थे शायद मेरे। आउट तो ऑफ मैंने थ्री कहा, फिर हंड्रेड लगा कि हाँ, कि इससे तो नहीं होने वाला है। कि उस टाइम पे एक्चुअल हिट किया कि मैं बस वीडियो देखने से काम नहीं बनने वाला, हम्म। सीरियसली लेना पड़ेगा। तो आपके वीडियो अब हमेशा बोलते थे कि 5,000 8,000 एमसीक्यू कर लो, उसके बाद एग्जाम निकल ही जाएगा कैसे हाँ, भी करके। तो मैं, बिल्कुल। तो उस टाइम पे सेमिस्टर 5 खत्म हो गया था, 1 महीने का छुट्टी मिला था घर आने का। तो उस टाइम पे मैंने पूरा दिन का मतलब वो 1 महीने प्रिपरेशन किया था अच्छे से।
पर उस टाइम पे डेली का 10 घंटा एटलीस्ट देता था मैं, मतलब डेली 3-4 से मुझे कर लेता था, हम्म। क्योंकि डर सो गया था मैं एक्चुअली कि जो भी लोग ये चीज देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं करेंटली, यू शुड सी कि अगर 390 के आसपास आपको स्कोर करना है, तो अगर 3 महीने में स्कोर करना है, तो यू शुड एटलीस्ट गिव 10 आवर्स टू द डे। आपको डेली देना पड़ेगा ऑलमोस्ट। तो लगभग ऑलमोस्ट कितने एमसीक्यू सॉल्व किए थे आपने एक टेंटेटिवली? मैंने उतना गिना तो नहीं था, पर एवरेज पकड़ लीजिए कि 2-3 से एमसीक्यू डेली के, ऐसे 20 दिन 30 दिन चला था। ओके, तो 300 भी अगर एवरेज ले तो एक महीने का ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे हो गए। हाँ, मतलब सेम एमसीक्यू तो नहीं, मतलब सेम एमसीक्यू रिपीटेड भी किए थे, हाँ, एनालाइज भी ऑब्वियसली किया। ऑब्वियसली, हाँ वही। हाँ, ऐसा तो नहीं था कि नए नए एमसीक्यू, हम्म। इतना ज्यादा करना नहीं था शायद, पर मैंने कर लिया उस टाइम पे डर के। बट वो रिजल्ट भी मिला ना, फिर उस टाइम पे नहीं एक्चुअली समझ आ रहा होता है कि हमें कितना करना है, राइट? हम करते जाते हैं वेरिएबल रेशियो इंटरवल। हाँ, क्योंकि वी डोंट नो कि कब हमें रिवॉर्ड मिलेगा, कितने करने के बाद रिवॉर्ड मिलेगा। ऑलराइट। सो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ डाउन्स आए होंगे, कुछ अप्स आए होंगे। सो अप्स तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, इतना अच्छा स्कोर किया। व्हाट वर द डाउन्स? कब कब बहुत लो फील हुआ, क्या रीजन था, कैसे उससे वापस उठे आप? मैंने जिस जैसे बोला कि फर्स्ट जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें 130 स्कोर आया था, उसके बाद सेकंड मॉक टेस्ट भी दिया था उसमें भी 150 आया था। तो इस दोनों के बीच में 7 दिन या 8 दिन था, मैं लग रहा था कि मैं कर रहा था, पर फिर भी मेरे को दिखा कि रिजल्ट तो आ नहीं रहे हैं। हम्म। तो मेरे को लगा कि फिर से नहीं होने वाला है, जो नीट में हुआ तो वही होने वाला है कि मैं करूंगा, बट रिजल्ट तक नहीं आया। तो मेरे को लगा कि ऐसे सोचने से काम भी नहीं चलेगा, 1 महीने बचा है और कोई दूसरा अच्छा कुछ है भी नहीं है। तो उस टाइम पे एक अच्छा चीज ये होगा कि मैंने गेट का जो एग्जाम दिया था मैंने, हम्म। उसका रिजल्ट निकल गया था, तो उसमें मेरा हो गया था कट ऑफ क्लियर। तो मेरे को उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला, हाँ ये गेट तो मैंने उतना प्रिपरेशन करके दिया नहीं था, फिर भी हो हम्म। गया था, तो शायद ये भी निकल जाए। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन भी आया उस वजह से। और मैं बोल रहा था कि मैं दिन के 10-12 घंटे पढ़ रहा था ना ऐसा, तो हम्म। चीजें मोनोटोनस भी हो रही थी थोड़े। तो मैं ट्राई कर रहा था कि जितना जितना मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद मैं दोस्तों से बात भी कर लूँ, ऐसे घूम फिर भी लूँ, इंस्टाग्राम भी चला लूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके माइंड फ्रेश कर रहा था, मतलब हम्म। दिख रहा था कि इतना भी मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट। उसके बीच बीच में मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। ओके। सो कमिंग बैक टू द अगेन सीवीटी प्रिपरेशन, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? किस तरह से आपने चीजों को प्रायोरिटाइज किया कि मुझे पहले ये चीज करनी है, फिर ये, फिर लास्ट में ये करूंगा, एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे ऐसे करूंगा? स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले तो ये था कि मेरे को सिलेबस, जब मैंने वीडियो देखा तो मैं सिलेबस का थोड़ा थोड़ा लिया था कि ये टॉपिक आने वाले हैं हम्म। एग्जाम्स में। और फिर मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा था, एक किताब था एफर करके, कुछ एक हम्म। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने पूरा सब सारे सीयूटी पीजी नहीं, सॉरी, सारे जितने भी पीजी के क्वेश्चन पेपर्स हैं हाँ। उनका एक बुकलेट बनाया उन्होंने। तो वो मेरे को टेलीग्राम के किसी ग्रुप में मिल गया था, फ्री फ्री में ही वो लोग अवेलेबल है, उनका वेबसाइट में भी फ्री में ही है। तो वहां से मैं कर रहा था जामिया का, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी और भी कुछ है, तो वहां से मैं देख रहा था कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आपने भी क्लास में बोला था कि ये टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स से कॉन्फ्यूज हो सकते हैं, इन टॉपिक्स में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं उन सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा था कि जो उसमें हाई स्कोर आने का चांसेस है। तो हम्म। वो एक बार सॉर्टेड मेरे को लगा कि ये ठीक है, मैं कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने जो लो जिससे उतना क्वेश्चन आया नहीं था उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने लग गया था, जितने मतलब आपने जो सिलेबस कवर किया था, मैं बोलूंगा कि सीयूटी में 75 में से 70 क्वेश्चन तो उसी में से आए थे। तो मेरे को दिख रहे थे कि ओके। सर ने करवाया था, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ गया है, हम्म। इसी चीज पे बोला था फोकस करने के लिए, उसी क्वेश्चन आ गए। पर कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आए थे जो कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन करके मेरे को पता चला था, मतलब दो राइट। तीन क्वेश्चन रहते हैं। और सीयूटी में भी डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन उठा उठा के दे दिए थे, मतलब वर्डिंग भी सेम थे, ऑप्शंस भी सेम थे। एग्जैक्टली। सो आपके अकॉर्डिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का? बिकॉज आई सी पीपल, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं भी एडेड हूँ। तो पीपल आर लाइक कि मैं ये टेस्ट सीरीज खरीद लूँ, मैं वहां से सॉल्व करती हूँ क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं ये इंस्टीट्यूट की बुक खरीदूँ। बट द मेन थिंग दे फॉरगेट कि उनके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक फ्री में अवेलेबल है, जो कि और भी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यूज है, वो उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंस होती है पीवाईक्यूज की एक्चुअली? अब जब ट्यूशन मेरे को लोग मिलते हैं तो उन्होंने, कुछ कुछ लोग हैं जो इंस्टीट्यूट की किताब भी करके गए हैं, उनको चांस मिला है, कुछ कुछ है जो कि उतना एमसीक्यूज किए नहीं है, हम्म। फिर भी उनको चांस मिला। और कुछ कुछ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज के, तो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि रिजल्ट
सब चीज़ें मिल जाता है, सबका पढ़ने का स्टाइल अलग-अलग होता है। पर मेरे लिए जो काम किया था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को काफ़ी ज़्यादा मदद किए थे। मतलब कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ना है, क्या गलत हो सकता है, मतलब कैसे एग्जाम में कैसे आपसे गलत आंसर मार्क कर पाएगा, राइट। वो चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के समझ में आता है। और जो मॉक टेस्ट सीरीज या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट का किताब भी है, मैंने थोड़ा सा करा था, तो मैक्सिमम वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के डायरेक्टली क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी डाल देते हैं। वो भी लोग कुछ ज्यादा मेहनत करके बहुत नया क्वेश्चन नहीं लाते हैं। तो स्टडी कैपिटल में मेरे को बस ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो मैंने देखा नहीं था पहले कभी। और बाकी किसी मॉक टेस्ट में मतलब आपको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, बट एक्चुअली मिलता था क्वेश्चन जो कि मतलब और कहीं नहीं दिखते थे, और इसीलिए मार्क्स भी नहीं आते थे। सबके सबके 220-30 ऐसे ही मार्क्स आते थे। मतलब हाईएस्ट मैंने तो शायद स्टडी के लिए मॉक टेस्ट में 240 का भी क्रॉस ही नहीं किया था। एग्जैक्टली, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इनफैक्ट यही बोलता हूँ कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैंने उसी लेवल के बेसिक क्वेश्चंस दे दिए एंड 50 क्वेश्चंस में से आपके 50 सही हो गए, तो यू विल थिंक कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, बट उससे किसी का भी पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इवन वीकली टेस्ट पे भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा, हमेशा 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो ना तो मैंने पढ़ाए हैं ना तुमने कभी पढ़े होंगे, बट दे आर दैट इजी जो तुम वन आइलैंड से खुद से भी पढ़ सकते हो, तो वो आपको सेल्फ एफर्ट डालना पड़ता है। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आपका सिंस डीयू में भी सिलेक्शन हुआ तुम्हारा, देन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी हुआ, बीएचयू में भी हुआ, दीज आर द ड्रीम यूनिवर्सिटीज, दीज भी लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटीज होती है, बट ये सब कुछ छोड़ के टेस्ट क्यों प्रेफर किया? टीस इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि अब टीस के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है जो बाकी यूनिवर्सिटी के। तो टीस मैंने इसलिए चूज किया था कि इसमें फील्ड एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। 3 सेकेंड सेमेस्टर से हमारा फील्ड वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और ओके। ये पूरा ही कोर्स काउंसलिंग एंड क्लिनिकल के ऊपर फोकस है। इंडिया में मेरे हिसाब से पता नहीं किसी और यूनिवर्सिटी में होता है कि मतलब काउंसलिंग और क्लिनिकल एक साथ एक स्पेशलाइज करवाया जाता है मास्टर्स में। और जो आप अगर प्रोफेसर्स के प्रोफाइल देंगे वो काफी अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं। मतलब हमारे 2-3 प्रोफेसर तो शायद निमांस हैं, मतलब बाकी यूनिवर्सिटी में होंगे शायद सिक्योरली, बट मेरे को टीएस के सारे प्रोफेसर भी अच्छे लगे थे। इसमें रिसर्च पे भी काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, फील्ड वर्क एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है, और मुंबई जैसी सिटी भी काफी अपॉर्चुनिटी देगा शायद, मेरे को लगता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट टीएस में बच्चे बस मार्क्स के हिसाब से नहीं आते हैं, तो इंटरव्यू के बेसिस पे भी आते हैं। तो बच्चे भी मतलब पीयर ग्रुप भी काफी अच्छा लगेगा मेरे को। अभी तक मेरे को जितने भी लोग मिले काफी अच्छे ही मिले हैं। ओके। एंड पर कुछ कुछ चीजें खराब भी है, जैसे कि थियोरेटिकल अप्रोच आपको कम मिलेगा। तो ओके। मतलब थियोरेटिकल चीजें कम पढ़ाई जाती हैं, तो आपको अगर थियोरेटिकल चीजें पढ़ना है तो फिर टीस आपके लिए नहीं है। या और फिर आपका डायरेक्टली बैकग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए थियोरेटिकल बेसिस पे, तब आप प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे आ सकते हो। उस पर मेरे को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मतलब मेरा थियोरेटिकल बेसिस उतना मजबूत था नहीं जहाँ तक मेरे को लगता था। और डायरेक्टली यहाँ पे आके आपको काउंसलिंग एंड क्लिनिकल ही पढ़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। मतलब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अगर करना है, सोशल साइकोलॉजी अगर पढ़ना है, तो टीस में सोशल साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का हमारे सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। ओके, तो आप जिस डिग्री में एनरोल्ड हो उसका नाम क्या है? मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग तो इसमें प्रैक्टिस। स्पेशलाइजेशन आपको काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी का दिया जाएगा। ओके, एंड इंटर्नशिप का क्या कल्चर है आपके यहाँ पे? इंटर्नशिप का जहाँ तक मेरे को पता है कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर चला था मेरे को, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कोर्स था फील्ड प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें 8 कोर्सेज थे, जिसके अंदर हम लोगों को अपने आप को पर्सनल लेवल पे और एज ए सोसाइटी को पूरा समझाया जा रहा था। मतलब एक्सपीरियंशियल क्लासेस थे, जो हमारी विंडो या फिर ट्री ऑफ लाइफ, ये सब एक्टिविटीज करो। तो काफी इंटरेस्टिंग क्लासेस थे, आप खुद के बारे में जानोगे, आप सोसाइटी के बारे में जानोगे। और उसके बाद 5 या 7 हमारे फील्ड विजिट्स हुए थे। मतलब हम जाके कुछ में तो हम जाके हॉस्पिटल में गए थे, एक ओल्ड एज होम में गए थे, एक जहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट थे वहाँ पे गए थे हम लोग। ओके। और 2-3 इंस्टीट्यूट जो हमारे कॉलेज में आके बताए थे कि उनका इंस्टीट्यूट काम कैसे करता है, क्योंकि 70 बच्चे हैं तो 70 बच्चे हर जगह अकोमोडेट करना उतना पॉसिबल नहीं था। राइट। और सेकेंड सेमेस्टर से जो होगा, तो अभी हम लोगों से कुछ उन लोगों ने हमारे प्रेफरेंस लिए कि डाटा लिए कि हम लोग कहाँ कहाँ फील्ड सिटी में काम करना चाहते हैं, कैसे कैसे हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है। तो उस बेसिस पे हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में फील्ड वर्क में भेजा जाएगा। 2 दिन डेडिकेटेडली फील्ड वर्क के लिए होगा ऑन द क्लासेस। और थर्ड फोर्थ में भी सेम चीज होगा। और थर्ड सेमेस्टर से हमारा रिजर्वेशन भी होगा, जो कि सबके लिए होता है। ओके।
एंड वहाँ पे प्रोफेसर कल्चर कैसा है, वहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कितनी स्ट्रिक्टनेस है करिकुलम में? अटेंडेंस काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे कोई छूट नहीं दिया जाएगा। ओके। अटेंडेंस आई थिंक 75% अटेंडेंस चाहिए, और चाहिए ही। हम्म। किसी अगर नहीं होगा तो उसके बाद प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे मतलब वो लोग बोलेंगे तभी दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए, नहीं तो एग्जाम में बैठने में नहीं दिया जाएगा। तो एकदम लास्ट में आके हम लोग एक दो क्लास छोड़ते हैं, उसके पहले छोड़ नहीं पाते, क्योंकि 2 घंटे का क्लास होता है, एक एक क्लास, हम्म। और टोटल हम लोग शायद 6 घंटे मिस कर सकते हैं। मतलब 3 क्लास मिस कर देंगे तो हमारा अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगा। हम्म। तो क्लासेस मिस भी नहीं, कोई भी क्लास मिस नहीं करता है सच। ओके, और तो आपके क्लासेस पूरे इंटरेस्टिंग दिन भी का। होते हैं। हाँ, कंटिन्यू। क्या बोल रहे थे आप? आप कंटिन्यू करो, फिर मैं पूछता हाँ, मतलब क्लासेस इंटरेस्टिंग होते हैं एक दो प्रोफेसर को छोड़ के, मतलब वो भी हूँ। वो अच्छे तो हर पढ़ाते हैं, जगह बट रहता है, वो हर यूनिवर्सिटी में होता है, कुछ हाँ, प्रोफेसर बहुत अच्छे होते बाकी हैं, कुछ लोग, प्रोफेसर बहुत बेसिक से होते हैं। हाँ, तो लोग क्लास करने ही चाहते हैं, मतलब ऐसे हम्म। ऐसा है नहीं कि क्लास लोग मतलब क्लास छोड़ना चाहते हैं सच। ओके, तो आप लोग मॉर्निंग में उठते हो तो आपका पूरा दिन का क्या टेस्ट का रूटीन रहता है, लाइक कितने बजे आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, ऑल दोस थिंग्स? जिसका क्लासेस हमारा 9 बजे क्लास रहता था। तो ओके। ऐसा होता था कि एकदम स्टार्टिंग में जब, तो इसमें फाउंडेशन कोर्स होता है इंडिया के बारे में, मतलब इंडिया को पूरा जानने के बारे में, सब सारे कोर्सेज को ऑडिटोरियम में बैठा दे देते हैं। एक प्रोफेसर आते हैं जो लेक्चर देते हैं पूरे कोर्स के बाद, 9 से 11 एक क्लास, और फिर 15 मिनट का ब्रेक रहता है, और फिर 1 बजे तक एक क्लास रहता था। तो उस टाइम पे हमारे साइकोलॉजी क्लासेस एक साइकोलॉजी क्लास रहते थे 2 दिन, मतलब 2 से 4 बजे तक। हम्म। और बाकी जो 3 दिन रहते थे उसमें 3 3 साइकोलॉजी क्लासेस रहते थे। ओके। आफ्टर दैट, मतलब जब फाउंडेशन क्लास खत्म हो गए थे, उसके बाद वो जो 2 दिन थे उनमें एक एक साइकोलॉजी क्लासेस रहते थे, और बाकी 3 दिन 3 दिन क्लासेस। संडे सैटरडे कोई क्लासेस नहीं होता था, ओके। और 2 घंटे का एक एक क्लास होता था, तो मेंशन कर ही दिया। और उसके बाद आप 4 बजे के बाद लोग यूजुअली या तो कुछ लोग जिम चले जाते हैं, हम्म। कुछ लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं। मतलब इसमें लाइब्रेरी 24 आवर्स खुला रहता है, ओके, सुबह छः दैट्स बजे अ से नौ बजे पावरफुल तक। पॉइंट। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बंद रहता है, बाकी टाइम लाइब्रेरी खुला ही रहता है। हम्म। और आप कभी भी चले जाए, आपको लोग दिखेंगे कि लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, हम्म। और या फिर कैंपस में लोग हैंग आउट कर रहे हैं, या फिर बाहर जाके, मतलब जिससे कैंपस में बच्चे हर समय रहते ही हैं, जिनका रूम बाहर लेके भी रहते हैं जो लोग, वो लोग भी कैंपस में आके रह सकते हैं, क्योंकि बात ये भी कि कैंपस में खाना सस्ता मिलता है जो बाहर नहीं ओके। मिलता है, हम्म। और खाना ठीक ठाक भी होता है कैंपस का, तो तो इसीलिए। कैंपस लाइफ कैसी रहती है, क्या एक्टिविटीज होती रहती है कैंपस में, क्या एक एनर्जी होती है कैंपस में? कैंपस लाइफ काफी बढ़िया है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो ही रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो ही रहा है। अब भी थोड़ा मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है। हम्म। बाकी पहले तो लोग, मतलब सीनियर्स बोलते कि पहले और भी ज्यादा होता था, कुछ भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्रोग्राम हो जाता था। जब मैं गया था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे गणपति पूजा हो रहा था, तो उस टाइम पे भी कैंपस पे पूरा हुआ हो, विसर्जन विसर्जन में काफी मजा हुआ। उसके बाद लोग ऐसे ही सामने में मेरीन ड्राइव है, काफी सारे बीचेस हैं, और काफी सारे ट्रेक्स भी हैं, मतलब मुंबई में ट्रेक्स, बीच आप कभी भी जाके घूम एग्जैक्टली, सकते हो। तो एक्सप्लोर और रिफ्रेश होने के लिए कभी भी करिकुलम से बहुत बोर्ड हो रहे हैं तो यू हैव मेनी एक्टिविटीज। ओके, आई थिंक टेस्ट के बारे में हाँ, बहुत डिटेल्स हो गई हैं, वी कैन अगेन कम बैक टू द टॉपिक। तो सीवीटी में आप लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने रिवीजन किस तरह से किया, बिकॉज बहुत सारा मटेरियल हो जाता है पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तो उसको कंपाइल किस तरह से करते थे, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या थी? मेनली मैं रिवाइज करता था आपके जो पीपीटीज थे, उसको हम्म। उसको देख के ही, मतलब मैंने नोट्स बनाए थे थोड़ी में, हम्म। पर मैंने इतनी ज्यादा मेसी कर दी तो सब चीजें कि मेरे को दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने आपके पीपीटीज देख के कर रहा था, और जितने जब क्वेश्चंस कर रहा था तब पता हम्म। चल जाता था कि ये वाला टॉपिक वीक है, इसको मेरे को देखना है, तो मैं उसको जाके रिवाइज करता था। और उसी टाइम पे मैंने एक A4 शीट लिया था हर एक चैप्टर के लिए, तो उसमें मैंने मतलब सामने के साइड में मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख देता था हम्म। जो मेरे से याद नहीं हो रहे या फिर जो मेरे को पढ़ना है। और बैक साइड में मैंने लिख दिया था कि जो जो क्वेश्चंस मेरे से गलत हो रहे हैं, तो मैं चाहता था कि मतलब शॉर्ट में, काफी हम्म। कुछ बड़ा नोट्स ना हो जो मेरे को रिवाइज करने में टाइम लगे, मैं 5 5 10 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर पाऊँ, इसलिए मैं तो हम्म। जितना कॉन्साइज हो सके उतना कॉन्साइज करने का ट्राई कर रहा था। तो 5 5 10 मिनट में तो हो नहीं पाते, पर हाँ 20 30 मिनट में हो जाते हैं फिर।
रिवाइज। ओके। सो अभी जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपका जो वीडियो देख रहे होंगे, प्रोबेबली मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग देयर फर्स्ट एग्जाम इन द 2025 जो अभी आएगा सीवीटी। तो उनके क्या आप 3-4 सजेशंस देने जाओगे जो उनके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, जो अक्सर लोगों को पता नहीं चलती है, जो एक्सपीरियंस से आती है, जिसने प्रिपरेशन कर रखी है, वो 4-5 पॉइंट्स जो आप चाहोगे कि वो इस पे फोकस करें इन ऑल द मैनर। हम्म, ओके। एक चीज तो ये है कि कोई कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो ये नहीं है कि मतलब वो गलती से गलत हो गया है, मतलब वो गलत हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जो आपके, या तो आपके गुड पॉइंट। कितना भी आसान से आसान क्वेश्चन है पर आपके या तो कुछ थियोरिटिकल नॉलेज कम है, या फिर ऐसा कुछ है कि आपको देखने में गलत हो गया है, तो उस पे फोकस करना है। ये गलत हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक कर लूंगा बाद में। हम्म। सेकंड पॉइंट ये है कि बाकी सब कुछ सब्जेक्ट में एग्जाम के टाइम हमको टाइम कम पड़ जाता है, पर साइकोलॉजी के एग्जाम जब देने आते थे हमको बस टाइम बच जाता है, क्योंकि आई थिंक 1.5 घंटे या 2 घंटे टाइम होता है उसमें इस बार आपको से चेंज हो गया है, इस बार से 90 मिनट्स है, पैटर्न चेंज हो गया है इस बार 90, से। हाँ, ऐसे भी मतलब 75 क्वेश्चन करने में आपको 45 to 60 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा एग्जैक्टली। उसका। उसके बाद आपके पास टाइम बच जाएगा, तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं उस पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब मॉक टेस्ट दे रहा था उस टाइम पे मेरे 75 क्वेश्चन हो रहे काफी जल्दी, 40 मिनट्स में हो जाए, तो उसके बाद मैं डायरेक्टली ऑफ कर देता था, मैं देखता भी नहीं था वापस से हम्म। स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को मन नहीं करता, उतना कौन मेहनत करेगा। फिर हम्म। उसके बाद आगे जाके मैंने देखा कि हाँ कि थोड़ा देखता हूँ कैसे किया, क्या गलत किया, कैसे ही किया, तो उस चक्कर में कभी कभार मेरे को क्वेश्चन सही करते जाते टाइम जो मैंने ऑप्शन सही किया था उसको मैं गलत कर देता था, हम्म। तो उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, और उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करके हमको सही ऑप्शन पे आया, अगर किसी को गलत कर दिया है तो उसको भी देखना पड़ेगा ठीक से। हम्म। और सच काफी ज्यादा नहीं ग्रेट। पढ़ना है, ओके। जो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ, आप भी ये चीजें बहुत बार बोलते हैं कि पढ़ने के लिए हम तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर उतना नहीं पढ़ना है। अगर आपने साइंस से कोर्स लिया है तो वो जितना पढ़ा था उसी पे फोकस कीजिए, और प्रीवियस क्वेश्चंस वो दिस द उन मेन दोनों पॉइंट चीजें जो पे। हर क्लास में बोलता रहता हूँ कि हाँ ट्रस्ट कर रहे हो तो कंप्लीट करो, एटलीस्ट मेरी बातों को सुनो। वरना फिर कंफ्यूज हो हाँ मैं जाओगे अननेसेसरी। मे बी आपकी स्टडी सही हो सकती है एंड मे बी मेरी स्टडी सही हो सकती है, बट आप दोनों ही स्ट्रेटजीज को मिलाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यू शुड ट्रस्ट ओनली वन थिंग। हाँ वही था, और मैंने आपकी चीज सुना, मैंने आप, मेरे पास टाइम था नहीं उतना ज्यादा, तो मैंने सोचा कि आप जो सुनना बोल रहे हैं पड़ा। इतने बच्चों को करें। हाँ, तो वही सुनता हूँ जो इतना काम कर रहा है। ओके। एंड नेगेटिव मार्किंग को लेके क्या अप्रोच थी तुम्हारी, बिकॉज ये बहुत बड़ा दुश्मन होता है लोगों के लिए। हाँ तो मेरे मॉक टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग आ रहे थे, तो उस टाइम मैंने पूरा स्टार्टिंग में मैंने कर नहीं रहा था मैं उतना ज़्यादा मेहनत की, तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं नेगेटिव मार्किंग कैसे घटा सकता हूँ, तो एटलीस्ट जाके वो कर रहा था। पर एक्चुअली इस बार का जो एग्जाम था वो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान थे हम्म। पिछले साल के मुकाबले, बाकी जितना जितना हम उसको डिफिकल्ट वो दे सकते थे उससे आसान थे, तो एटलीस्ट हुआ नहीं उतना नेगेटिव मार्किंग। तो हम्म। मैं, एग्जैक्टली, तभी 290 है, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं हाँ है। तो मैं लगता नहीं कि मैं बोल पाऊँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन सही आते, इतने आसान नहीं थे, मेरे भी नेगेटिव मार्क्स होते शायद उस टाइम पे। हम्म। थोड़ा ऑलराइट। देख के करना है, कोई अगर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है क्वेश्चन पे तो छोड़ देना ही सही रहेगा, पर हम्म। बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उस पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो देख के करना पड़ेगा कि कितना कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। All right. So I'll wrap the interview with the last question. The most important two tips जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, आपके अकॉर्डिंग सबसे important दो टिप्स जो एक एग्जाम के लिए important है। एमसीक्यू पूरा जितना कर सकते हो, जितना करना है तुमको उतना एमसीक्यूज करना है, और उनको एनालाइज करना है सही से। हम्म। और दूसरा, आपके पास जितना टाइम रहेगा उस हिसाब से आपको उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बोल देगा कि इस हिसाब से इतना टाइम में हो जाएगा, पर नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम्म। आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लैक हो रहा है, कितना मेहनत करना पड़ेगा मेरे को। वही, और एक थर्ड चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मतलब बीच में रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है, यही नहीं कि बस वेरी पढ़ते इंपॉर्टेंट। पढ़ते, नहीं तो फैटिग हो जाएगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, हम्म। और एकदम सब छोड़ देंगे वही। ऑलराइट, और कुछ पॉइंट्स जो आप ऐड करना चाहोगे सो दैट वी कैन रैप अप द इंटरव्यू। नहीं सच और कुछ तो है नहीं। हाँ, ओके। सेमेस्टर्स के लिए अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि सेमेस्टर में जो आएंगे वही सीवीटी में आएंगे। ऑलराइट। So thank you so much. This was Arnav with us. And all the best, Arnav, for your future in the test and for your life also. And I'll be always available. मैंने जैसा मैं कहता हूँ
कि अगर मेरे अंडर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो वो सिर्फ बैच के लिए नहीं होता है, वो फिर पूरे लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा हो, जब तक हम जिंदा है ऑब्वियसली। Alright, so again, if those who are watching the video, if you want to start your preparation, as Arnav said, मेरे अभी मैंने यश का इंटरव्यू लिया था, मैंने गौरी का भी इंटरव्यू लिया, जितने भी मेरे टॉपर्स है, आई डोंट नो क्यों सब 2 महीने से ही बन रहे हैं, मतलब जो 3-4 महीनों से 7 महीनों से पढ़ रहा होता है वो नहीं टॉपर हो पाता है, बट मे बी इट्स जस्ट अ लक फैक्टर, आई डोंट, मतलब हार्ड वर्क तो है ही, लक फैक्टर भी होता है। ऑलराइट, सो अगेन, अगर आप लोग को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इट इज अगेन नॉट लेट। 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीसरा एग्जाम्पल्स आप देख रहे होगे, और भी एग्जाम्पल्स अभी आप लोग को मिलेंगे। सो इट इज नेवर लेट, आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन जॉइन द बैच, यू कैन डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, एंड देयर यू विल फाइंड माय बैच। सी यू सून इन द क्लास। थैंक यू वंस अगेन, अर्नव। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।